स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन लता जी अपने गानों की एक बड़ी विरासत हम सब के लिए छोड़कर चली गई हैं। उनकी आवाज़, उनकी मौजूदगी का एहसास हमें हमेशा कराती रहेगी। लता जी ने अपने लंबे संगीत के सफर में कुल 36 भाषाओं में 50,000 के करीब गाने गाए। उनकी आवाज़ जैसे हर फिल्म की ज़रूरत बन गई थी। मधुबाला से लेकर माधुरी हो या फिर वहीदा रहमान से लेकर काजोल, 1942 से 2010 तक शायद ही कोई ऐसी एक्ट्रेस रही हो जिसके लिए लता जी ने गाना न गाया हो। आज जब लता जी हमारे बीच नहीं हैं तो मुझे रह रहकर गीतकार संतोष आनंद की वो पंक्तियां याद आती हैं जिन्हें लता जी ने अपनी आवाज़ दी कि कुछ खोकर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं लता जी का सफ़रनामा, कैसा रहा उनका सफ़र, कहां से शुरुआत हुई, किन अवार्ड से उनको नवाजा गया और उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ अनसुने किस्से। तो आइए नज़र डालते हैं लता जी के इस कामयाब और यादगार सफ़र पर। वो दिन था 28 सितंबर साल 1929 का, जब इंदौर मध्य प्रदेश में दीनानाथ और श्रीवंती मंगेशकर के घर पहली बेटी का जन्म हुआ और उसका नाम रखा गया हेमा, जो आगे चलकर लता मंगेशकर के नाम से मशहूर हुई। लता जी को बचपन से ही गाने का शौक था, लेकिन पिता के सामने गाने से डरती थी। लता जी के बारे में एक और दिलचस्प बात जो निकल कर सामने आती है वो ये है कि लता जी अपने जीवन में केवल 2 ही दिन स्कूल जा पाई थी। 16 दिसंबर साल 1941 को लता जी को पहली बार रेडियो के लिए गाने का मौका मिला और फिर ये सफर कभी नहीं थमा। 24 अप्रैल साल 1942 जब लता जी मात्र 13 साल की थी, तब उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का निधन हो गया। लिहाजा पूरे परिवार की जिम्मेदारी भाई बहनों में सबसे बड़ी लता मंगेशकर पर आ गई। लता मंगेशकर के अलावा उनके 4 भाई बहन और भी हैं, जिनमें से आशा भोसले जी से तो आप सब वाकिफ ही होंगे। उनके अलावा उनकी बहन मीना और बहन उषा भी हैं और भाई हृदयनाथ मंगेशकर। स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज की दुनिया दीवानी है, लेकिन उनके निजी जीवन के बारे में कम ही लोग जानते हैं। उन्होंने ताउम्र शादी नहीं की, लेकिन प्यार से वे भी दूर नहीं रह पाई। प्यार भी ऐसा कि पूरी जिंदगी उसी के नाम कर दी। उन्हें राजस्थान के पूर्व डूंगरपुर राजघराने के राज सिंह से प्यार हुआ था। राज सिंह उन्हें प्यार से मिट्ठू बुलाते थे। लता मंगेशकर और राज सिंह डूंगरपुर की दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इसका अंदाजा तो उन दोनों को भी नहीं लगा। राज लता के गानों के दीवाने थे। वे एक टेप रिकॉर्डर हमेशा अपनी जेब में रखते थे और उनके गाने सुनते थे। लता की क्रिकेट के प्रति दीवानगी भी छिपी नहीं है। अक्सर वे मैदान पर राज को क्रिकेट खेलते देखने जाती थी। दोनों अक्सर मिला करते थे। राज 1959 में लॉ करने मुंबई गए थे। क्रिकेट खेलने के भी शौकीन थे। 1955 से ही राजस्थान रणजी ट्रॉफी के सदस्य भी थे। मुंबई के क्रिकेट मैदान में लता के भाई हृदयनाथ मंगेशकर से मुलाकात हुई। उनके भाई अक्सर राज को अपने साथ घर लेकर जाते थे। राज सिंह पहली मुलाकात में ही लता को दिल दे बैठे थे। धीरे धीरे बात शुरू हुई। लता रिकॉर्डिंग में बिजी रहती थी। बिजी शेड्यूल के कारण ज्यादा नहीं मिल पाती थी। कहती हैं राज उनके गाने सुनकर उनकी कमी को पूरा किया करते थे और फुर्सत मिलते ही दोनों मिला करते थे। कहते हैं राज और लता को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था। मोहब्बत परवान पर थी। दोनों शादी करना चाहते थे। राज ने तो एक बार अपने माता पिता से ये भी कहा था कि कोई आम लड़की आपके राजघराने की बहू नहीं होगी। लता सर्वगुण संपन्न है, लेकिन वे एक साधारण परिवार से आती थीं और राज के परिवार को ये बात नागवार थी। शादी न होने के बाद भी दोनों ने एक दूसरे का साथ हमेशा दिया। कई चैरिटी में भी वे साथ काम किया करते थे। हालांकि दोनों की मोहब्बत केवल याद बनकर रह गई। लता जी को पहली बार स्टेज पर गाने के लिए 25 रुपए मिले थे। उनकी यही गाने से पहली कमाई थी। 13 साल की छोटी सी लड़की लता ने साल 1942 में मराठी फिल्म पहिली मंगला गौर में गाना गाया। 18 साल की लता को जब संगीतकार गुलाम हैदर ने सुना तो उस जमाने के सफल फिल्म निर्माता शशधर मुखर्जी से मिलवाया। शशधर ने साफ कह दिया कि आवाज बहुत पतली है, नहीं चलेगी। फिर मास्टर जी गुलाम हैदर ने ही लता को पहला ब्रेक दिया। फिल्म मजबूर के गीत अंग्रेजी छोरा चला गया में लता ने मुकेश के साथ गाना गाया और यहीं से लता का फिल्मी सफर शुरू हुआ। अब लता जी के पास काम की कोई कमी नहीं थी। बाद में मुखर्जी साहब ने भी अपनी गलती मानी और अनारकली, जिद्दी जैसी फिल्मों में लता दीदी से कई गाने गवाए। म्यूजिक इंडस्ट्री में लाने का श्रेय भी लता दीदी मास्टर गुलाम हैदर को ही देती हैं।
बाद में गुलाम हैदर जब पाकिस्तान चले गए, इसके बावजूद वे लता से फोन पर बात किया करते थे। लता जी और मोहम्मद रफी साहब के बारे में एक किस्सा काफी मशहूर है। स्टूडियो में लता जी और रफी साहब की रॉयल्टी पर बहस छिड़ गई। रफी साहब एक तरफ तो लता मंगेशकर और रॉयल्टी मांगने वाले दूसरी तरफ। बहस ऐसी छिड़ी कि दोनों ने तय कर लिया कि अब साथ में काम नहीं करेंगे। दोनों ने करीब 4 साल तक साथ में गाना नहीं गाया, ना ही कोई मंच साझा किया। 51 साल के लंबे संगीत के सफर में स्वर कोकिला लता मंगेशकर को 75 से ज्यादा अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें महज 30 साल की उम्र में पहला अवार्ड मिला। केंद्र सरकार के द्वारा साल 2001 में भारत के सबसे बड़े अवार्ड भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया गया। आखिरी बार उन्हें 2 साल पहले TRA के मोस्ट डिजायर्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा साल 1989 में लता मंगेशकर को दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बताया जाता है कि लता जी को किसी ने धीमा जहर भी दिया था। करियर के शबाब पर किसी ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की थी। ये लता दीदी की जिंदगी का सबसे भयानक और कठिन दौर था। लता जी का लंबा इलाज चला और 3 महीने तक वे बेड पर भी रहीं। इसके बाद लता जी पूरी तरह से ठीक हो गयीं और ठीक होने के बाद कंपोजर हेमंत कुमार लता दीदी के घर आए और उन्हें रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो लेकर चले गए। कहीं दीप जले कहीं दिल गाने की रिकॉर्डिंग ठीक से हो गई और लता जी ने बाद में इस गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। लता जी के करियर के सुनहरे दिनों में वो गाना रिकॉर्ड करने से पहले आइसक्रीम खा लिया करती थी और अचार मिर्च जैसी चीजों से उन्होंने कभी परहेज नहीं किया। उनकी आवाज हमेशा अप्रभावित रही। 1974 में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में परफॉर्म करने वाली वे पहली भारतीय सिंगर हैं। अपने सफर को जब लता जी याद करती हैं तो उन्हें अपने शुरुआती दिनों की रिकॉर्डिंग वाले दिन भुलाए नहीं भूलते और वो रातें भी नहीं भूल सकती। तब दिन में शूटिंग होती थी और रात की उमस में स्टूडियो फ्लोर पर ही गाने रिकॉर्ड होते थे। सुबह तक रिकॉर्डिंग जारी रहती थी और एसी की जगह आवाज करने वाले पंखे होते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि आज हम सभी के लिए बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी हमें छोड़कर चली गईं, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था और हम मां शारदा की आराधना कर रहे थे और आज सुरों की देवी लता जी ब्रह्मलोक की अनंत यात्रा पर चली गईं। उनका विस्तार सिर्फ गानों तक ही नहीं था। मेरे जैसे अनेक लोग हैं जो गर्व से कहेंगे कि लता दीदी के साथ उनका निकट संबंध था। वे लता जी के प्रति अपना स्नेह जताते हुए हर पल मिलेंगे। इससे पता चलता है कि लता जी के व्यक्तित्व की विशालता कितनी बड़ी है। वे अपने संबंधों को संवेदनाओं से सिंचित करती थी। आज हम सब दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। लता जी जैसी आत्माएं सदियों में कभी कभी वरदान की तरह ही मिलती हैं। उनसे भारत को देखने का एक नया नजरिया मिला। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, लता जी को चाहने वाले जरूर मिलेंगे। आज वे भले ही हमारे बीच भौतिक रूप से न हों, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में हमेशा रहेंगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूँ। मात्र 25 रुपए से अपने गायकी के सफर की शुरुआत करने वाली लता मंगेशकर आज 370 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है। लता दीदी का आलीशान घर मुंबई के पेडर रोड स्थित प्रभा कुंज में है। लता अपने गाए हुए गानों की रॉयल्टी से हर महीने 40 लाख और सालाना 6 करोड़ रुपए कमाती थी। लता दीदी ने बादल, झांझर, कंचनगंगा और लेकिन जैसी फिल्में प्रोड्यूस भी की थी, लेकिन बतौर प्रोड्यूसर उनका काम अच्छा नहीं चला। सेलिब्रिटीज जहां विज्ञापन से करोड़ों की कमाई करते हैं, वहीं लता दीदी ने साल 1951 में सिर्फ एक कफ सिरप का विज्ञापन किया था। लता दीदी का जीवन हमेशा सादगी से भरा रहा। कपड़ों के बजाय उन्हें सिर्फ कारों का शौक था। करियर की शुरुआत में पहली कार उन्होंने 8,000 रुपए में खरीदी थी। कामयाब होने के बाद मर्सिडीज गाड़ी उन्होंने खरीदी, फिर उसे क्रिसलर से रिप्लेस किया। वीर ज़ारा फिल्म की कामयाबी के बाद निर्माता यश चोपड़ा ने उन्हें मर्सिडीज कार गिफ्ट की थी। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में जहां 50,000 गाने गाए। किसी भी गायक के लिए ये एक रिकॉर्ड है। करीब 1,000 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। आज लता जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज वे हमेशा के लिए अमर हो चुकी हैं और हमारे दिलों में हमेशा अमर रहेंगी। आज का हमारा सेगमेंट आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए DNP इंडिया के साथ।